हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम आप लोगों का इसके स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारत की ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें, सागौन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। इसमें दिया है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो है हमारा कहवा होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहवा का होता है कर्नाटक में, जिसे काफी प्राप्त करते हैं। और कर्नाटक में जो है हमारा लकड़ी पाई जाती है चंदन की, ज्यादा चंदन के पेड़। और कर्नाटक में जो है कैगा स्थित है जो कि परमाणु ऊर्जा केंद्र है। दूसरा ऑप्शन हमारा है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। असम की बात करें तो असम में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आंध्र प्रदेश, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो आंध्र प्रदेश में जो है हमारा सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अदरक का उत्पादन अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारा आंध्र प्रदेश में होता है। तो इसमें आंध्र प्रदेश में हमारा सबसे ज्यादा अदरक होता है। और आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का जो लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है, वो कुचिपुड़ी है। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती थी। अगर बात करें सर्वाधिक सागौन की, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है और सागौन का सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन यहीं पर होता है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, यानी जो हमारा सागौन के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, हमारे सागौन की सबसे ज्यादा लकड़ी पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है इसमें, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। इसमें दिया है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमारा ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं का, आलू का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है और गन्ने का उत्पादन किया जाता है, गन्ना। और हम ऑप्शन नंबर 20 में दिया है पंजाब। हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में हमारा जो प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन होता है वो पंजाब में सर्वाधिक होता है, प्रति हेक्टेयर की बात करें तो। और बिहार की बात करें तो बिहार में जो है हमारा पाया जाता है लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। और बिहार का एक जिला है रोहतास बिहार का एक जिला है जहां पर बिहार को सबसे ज्यादा गेहूं और चावल पाया जाता है। गेहूं और चावल, रोहतास में सबसे ज्यादा गेहूं चावल बिहार में पाया जाता है। गेहूं और चावल को उत्पादन रोहतास करता है बिहार में सबसे ज्यादा। और महाराष्ट्र इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है नासिक, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन किया जाता है। और नासिक एक हमारी प्याज की प्रजाति भी बन चुकी है। और महाराष्ट्र में ही हमारा तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक प्याज का उत्पादन, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और महाराष्ट्र में भी पूछेगा तो नासिक, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र। आते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, नरौरा इसमें दिया है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र या परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है, यानी जो हमारा नरौरा ऊर्जा केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, वो कहां पर स्थित है। तो इसमें दिया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नरौरा स्थित है, बुलंदशहर के निकट, बुलंदशहर में। राजस्थान की बात करें रावत भाटा इसमें स्थित है, राजस्थान में रावत भाटा। और इसी क्रम में हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तारापुर है हमारा, तारापुर। और यहाँ पर बात करें अगर तमिलनाडु की, तमिलनाडु में दो जो है फेमस है, तमिलनाडु के दो ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र अत्यंत ही फेमस है, वो है कलपक्कम और कुडनकुलम।
इसमें पूछ रहा है नरोरा। नरोरा जो है हमारा उत्तर प्रदेश में है और बुलंदशहर के निकट। बुलंदशहर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही जाएगा उत्तर प्रदेश। तो बात करें अगले प्रश्न की, हमारा है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया है मफालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं, यानी जो मफालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं। यहाँ पर जो है मफाले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, जैसे काजू वगैरह हो गए। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, चावल। और केरल की बात करें तो केरल को जो है, केरल को मफालों का बगीचा कहते हैं और यहाँ पर काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, काजू का। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है भारत की सबसे ज्यादा धान की जो है, जो चावल की प्रजातियां हैं वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो है, जो कोयला है, कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में किया जाता है, उत्पादन। लेकिन भंडारण यानी जो स्टोर है, उसका स्टोरेज भंडारण मौजूद है, वो हमारा है उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है भंडारण है। कोयले का, लेकिन उत्पादन होता है झारखंड में। तो पूछ रहा है हमारा मफालों का बगीचा, तो हो जाएगा केरल। मफालों का बगीचा हम केरल को कहते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किस वृक्ष से कुनैन प्राप्त होती है, यानी जो हमारी कुनैन है, कुनैन की दवा की बात करें तो मलेरिया जो है, मलेरिया रोग के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुनैन का मलेरिया रोग के उपचार में। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है शहतूत। शहतूत की बात करें तो शहतूत के वृक्ष पर रेशम कीटों का पालन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी है केला। केला जो है एक पौधा है जिसमें एक बार ही फल लगता है। कहवा की बात करें तो कहवा से काफी प्राप्त की जाती है। सिंकोना, सिंकोना जो है एक वृक्ष है जो कि उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वन का वृक्ष है, सदाबहार वन का वृक्ष है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो सिंकोना से ही हमारी कुनैन जो है, कुनैन का निर्माण किया जाता है, कुनैन नामक दवा की। और ये मलेरिया के उपचार में सहायता करती है, मलेरिया के उपचार में, मलेरिया के उपचार में सहायता करती है कुनैन। तो इसमें पूछ रहा है कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंकोना। जो हमारी कुनैन है वो सिंकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। और सिंकोना जो है एक सदाबहार वृक्ष है जो कि उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में पाया जाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। तो इसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पटसन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कहाँ होता है। तो इसमें दिया है कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो है हमारा, कर्नाटक में जो है चंदन की वृक्ष पाए जाते हैं और कर्नाटक में ही कैगा जो हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है स्थित है, कैगा स्थित है। और कहवा का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, कॉफी, कहवा। और कुर्ग यहाँ का एक फेमस स्थल है, कुर्ग बहुत फेमस है कर्नाटक में। और गुजरात इसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी। गुजरात की बात करें तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य गुजरात है भारत का। और जो हमारा गुजरात है यहाँ पर सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है, मूंगफली। और सी नंबर इसमें दिया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र स्थित है और वनीय क्षेत्र सबसे ज्यादा स्थित है यहाँ पर। और मध्य प्रदेश में ही जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा। और यहाँ पर सागौन सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, सागौन सबसे ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में पटसन, जूट जो भी कहते हैं, जिसे हम ग्रामीण भाषा में पेटुआ के नाम से जानते हैं, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो इसमें पूछा है पटसन का सबसे ज्यादा उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो पटसन, जूट, चावल, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो है हमारा पश्चिम बंगाल करता है। तो जूट और पटसन एक ही है,
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फिर ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें है मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन और दुग्ध उत्पादन, चाय उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन। अगर मछली उत्पादन की बात करें या जिसे हम मत्स्य उत्पादन कहते हैं, तो नीली क्रांति से जोड़ी जाती है, इसे जोड़ा गया है। और दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति से जोड़ा गया है। चाय उत्पादन, तो चाय उत्पादन को ग्रीन गोल्ड क्रांति से जोड़ा गया है, ग्रीन गोल्ड। खाद्यान्न उत्पादन को जो है हमारा खाद्यान्न उत्पादन जो है इसे हम हरित क्रांति से जोड़ते हैं, हरित क्रांति। तो इसमें पूछा है नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, झूम खेती किस क्षेत्र में होती है। इसमें दिया है तटीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र की बात करें तो भारत के 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा साझा करते हैं। इसमें गुजरात है हमारा, गुजरात के बाद जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, केरल, तमिलनाडु और इधर ऊपर आ जाएंगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी ये 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा साझा करते हैं। और तटीय क्षेत्र में जो हमारा चावल से ज्यादा उत्पादन किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है तटीय क्षेत्र में, चावल की खेती की जाती है। और पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, भारत के जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं इन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो इसमें आते हैं हमारा असम आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, मेघालय आएगा, नागालैंड आएगा, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है। तो पूछ रहा है पूर्वोत्तर के राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं जो कि पूर्वोत्तर में आते हैं। तो पूर्वोत्तरीय क्षेत्र। और पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जाता है, चाय का उत्पादन किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है, सीढ़ीदार, जिसे हम सोपानी कृषि कहते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है मोटा अनाज पैदा करता है, मोटा अनाज, जिसमें हमारा आता है मोटा अनाज में जौ, बाजरा, रागी वगैरह वगैरह आता है। और पूछना है झूम खेती, तो झूम खेती ऑप्शन नंबर बी पूर्वोत्तरीय क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं 7 सिस्टर्स हैं इनमें झूम खेती प्रचलित है। और ऑप्शन प्रश्न नंबर बी हमारा 9 है, इसमें प्रश्न नंबर 9, इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 9 आता है हल्दी क्या है, यानी जो हमारी हल्दी है वो पौधे का या पेड़ का जो है जो पौधा है हल्दी का, उसमें हल्दी कौन सा अंग है, उसका कौन सा पार्ट है। तो इसमें दिया है जड़, फल, तना और फूल। अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ जैसे इसकी उदाहरण है आलू, शकरकंद, अदरक, हल्दी, ये सब जड़ हैं। फल की बात करें, फल केला हो गया और अमरूद, आम, ये वगैरह सब फल हैं। तना की बात करें तो तना में जड़, आलू जड़ नहीं, आलू तना है, आलू। जड़ की बात करें मूली, गाजर, यहाँ पर पूछेगा मूली, गाजर और जो आता है हमारा चुकंदर, फलजम, ये सब जड़ है। तना की बात करें आलू, अदरक, ये सब तना है। और फल जैसे केला हो गया हमारा। फूल की बात करें तो जैसे फूल गोभी आती है भाई, गोभी वो फूल होती है। और अगर सूखा फूल या कली की बात करें तो लौंग हमारी सूखा फूल हो जाएगा या कली हो जाएगी। तो इसमें हल्दी पूछा है, हल्दी और अदरक, ये सब आलू, ये सब तने हैं, शकरकंद, ये सब तने हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किस राज्य में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर वर्षा जो होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। इसमें दिया है केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और गोवा। केरल की बात करें तो केरल में जो है हमारा, इसे हम बगीचा कहते हैं मसालों का, और हमारे जो काजू है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में किया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा भारत का मछली क्षेत्र है। तमिलनाडु की बात करें यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और
गोवा की बात करें तो गोवा सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, जिसमें 2 जिले हैं, गोवा और पणजी। गोवा राज्य है और पणजी उसकी राजधानी है। तो उसमें पूछ रहा है किस राज्य में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, लौटते मानसून से, तो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 प्रश्न है हमारा 11 नंबर। कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती, यानी जो पश्चिम की ओर 3-4 नदियां बहती हैं हमारी और बाकी सब पूर्व की ओर बहती हैं। तो इसमें दिया है ताप्ती, माही, साबरमती और गंगा। ताप्ती की बात करें तो ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, माही पश्चिम की ओर बहती है और साबरमती ये भी गुजरात में स्थित पश्चिम की ओर। जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है पश्चिम, यानी जो अरब सागर में गिरती है वो पश्चिम की ओर बहती है। तो ये तीनों पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अरब सागर में मिल जाती हैं ये नदियां। और जो पूर्व की ओर जो है बहती हैं वो हमारी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये वगैरह है। तो इसमें दिया कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती, तो ऑप्शन नंबर डी गंगा हो जाएगा। और हमारा प्रश्न नंबर 12 है इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है। इसमें दिया है लूनी, सतलज, गंगा और सिंधु। लूनी की बात करें तो लूनी नदी हमारी जो है ये राजस्थान से निकलती है और गुजरात की जो है कच्छ का रंग जो है वहीं पर आकर विलुप्त हो जाती है। सतलज की बात करें तो सतलज से जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। सतलज हमारे हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में आती है और पंचप्रयाग में जो 5 नदियां हैं जिनसे पंजाब सिंचित होता है, जैसे रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और व्यास, ये 5 नदियां हैं पंचानन से आती हैं। और गंगा जो है गोमुख से निकलती है उत्तराखंड की। सिंधु की बात करें तिब्बत के पठार से निकलती है और ये हमारी जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। भारत इसका जो है लगभग 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है, जो समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इससे पूछ रहा है इंदिरा गांधी ने तो सतलुज नदी से निकाली है पंजाब से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। जो विटिकल्चर का संबंध किससे, यानी जो विटिकल्चर है उसका संबंध किस क्रांति या किसके उत्पादन से संबंधित है। तो अंगूर उत्पादन की बात करें तो अंगूर उत्पादन विटिकल्चर से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति इसके लिए लाई गई है, भूरी क्रांति। रेशम पालन, तो रेशम पालन जो हमारा एपीकल्चर और जो कृषि उत्पादन हमारा कृषि उत्पादन संबंधित है तो हमारा कृषि उत्पादन हो जाएगा एग्रीकल्चर। कृषि और कृषि से संबंधित, कृषि कार्यों से संबंधित क्षेत्र जैसे कृषि, पशुपालन, ये सब खेती बाड़ी ये सब एग्रीकल्चर में आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है विटिकल्चर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंगूर उत्पादन, यानी जो हमारी विटिकल्चर है वो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। तो हमारा प्रश्न नंबर 14 है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। इसमें दिया है 1992, 1966, 1950 और 1985। अगर 1992 की बात करें, 92 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था ये 1992 में। और इसमें ऑप्शन नंबर बी है 1966। तो इस समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत। और 1950 की बात करें तो 1950 में जो है 25 जनवरी को जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की गई और जो 28 जनवरी थी 28 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, यानी इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग की स्थापना की। निर्वाचन ये हो जाएगा जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी, निर्वाचन आयोग 25 जनवरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है 1985। तो 1985 में जो हमारा वियना जो है वियना सम्मेलन हुआ था, वियना। तो इसमें पूछ रहा है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1966। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 श्वेत क्रांति के जनक कौन है। इसमें यह है एम.एस. स्वामीनाथन और नरेंद्र मोदी, डॉक्टर योगेश कुरियन और ये सभी। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो हमारी हरित क्रांति के जनक हैं, नरेंद्र मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और योजना आयोग यानी जिसे नीति आयोग हम कहते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर योगेश कुरियन की बात करें तो ये श्वेत क्रांति के जनक हैं।
ये सभी तो होने से क्योंकि किसी का या जो पिता होता है उसका एक ही होगा, ये सभी हमारा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ये। तो इसमें शायद श्वेत क्रांति, क्योंकि श्वेत क्रांति के जनक हमारे वर्गीज कुरियन जी हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बंद कर दो। हेलो एवरीवन, तो आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारी वीडियो है इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।